एक मिट्टी के घर के सामने रमेश की गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी से रमेश और अनामिका दोनों उतर आते हैं। वे अनामिका के पिता माधव से मिलने आए थे। पिताजी, हम पिछले 2 सालों से एक साथ थे। वो कह रहा है मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, इसलिए मैं उसे आपके पास ले आई। अंकल जी, मेरे माता पिता मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अंकल जी, यहाँ पे पंडित जी हैं, बड़ों में आप हैं, उसकी दोस्त मेरी बहन काव्या भी यहाँ पे है। अभी के अभी हमारी शादी करवा दीजिए। फिर देर किस बात की, मेरे हाथों में मंगलसूत्र है ही, ये लो और वधू को सीधा पहना दो। इतना कहकर पंडित जी रमेश को मंगलसूत्र देते हैं। रमेश देर ना करते हुए सीधा अनामिका को पहना देता है। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। अनामिका बहुत खुश थी। फिर अनामिका, काव्या, माधव और रमेश चारों मिलके अनामिका के ससुराल जाने लगते हैं। गले में फूलों का माला पहने देख रमेश और उसकी पत्नी को देखकर शारदा को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। ये तुमने क्या किया बेटा? तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे और तुमने इस गरीब लड़की को शादी करके सीधा घर पे ले आए। मैं इस गरीब बहू को किसी भी हालत में नहीं स्वीकारूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारे पिताजी इस लड़की को बाहर रखे दरवाजा बंद कर दे, या फिर तुम इस लड़की को लेके यहाँ से चले जाओ? शारदा, ये क्या कह रही हो? वो हमारा बेटा है। वो अनामिका को प्यार करके शादी करके ले आया है। उसे घर के अंदर आने दो। आप जाके चुपचाप बैठिए, बेटा खुद ही फैसला लेगा। माँ, मैं अनामिका को चाहता हूँ। मैंने उससे शादी की है। मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। आप और आपके पैसे अपने पास रखिए। इतना कहकर अनामिका, जिसे वो शादी करके ले आया था, उसी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। एक छोटे से घर में रहते थे और एक ठेले में ब्रेड ऑमलेट बेचकर वो खुशी खुशी गुजारा कर रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब अनामिका गर्भवती हो जाती है और इसी के साथ भव्या का जन्म होता है। एक रात अपने ठेले में वो अपनी बेटी भव्या को बैठाते हैं और बातचीत करते करते रमेश, भव्या, अनामिका घर लौट रहे होते हैं। तभी एक कार अपनी नियंत्रण खो के तेज गति से आने लगती है। ये देखते ही रमेश अनामिका को और अपने ठेले को एक तरफ धकेल देता है। अनियंत्रित हालत में वो गाड़ी आके रमेश को टक्कर मार देती है, जिस वजह से रमेश घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। थोड़ी दूर पे ही अनामिका गिरी हुई थी। उसकी आंखें खुलती है। वो अपनी बेटी भव्या को गोद में उठाती है और अपने पति के पास आती है। देखती है उसका पति घायल है। हे भगवान, ये भयानक चीज कैसे होगी? मेरे पति तो घायल है। अब मैं अपने पति की जान कैसे बचाऊं? वो चारों तरफ देखने लगती है। फिर उसे अपना ठेला दिखता है। फिर वो अपनी बेटी को उसके पिताजी के पास बैठाकर ठेले के पास जाती है और जोर लगा के धकेल के उसे अपने पति के पास ले आती है। पिताजी, पिताजी, उठिए पिताजी। घर जाने के बाद मैं किसे कहूँगी कि मुझे कहानी सुनाइए? उठिए ना पिताजी, आप इस तरह से क्यों सो रहे हैं? उठिए ना पिताजी। भव्या की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। बहुत ही मुश्किलों के साथ उसने अपने पति को उस ठेले में लिटाती है। वो अपनी बेटी को भी उसी ठेले पे बैठाती है। उसके बाद आंखों में आंसू लेकर ठेले को ढकेलते हुए वो पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ डॉक्टर प्रभाकर रमेश की जांच करके, वो आखिरी सांसें गिन रहा है, पर देख के लग रहा है कि वो किसी के लिए जीना चाहता है। मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी आप मेरे पति की जान को बचाइए। इस तरह रोते रोते वो विनती करने लगती है। विनती करने से वो जिंदा नहीं होगा। उसके लिए दवाइयाँ लगेंगे। 2 लाख रुपए ले आओ, उसके बाद ही इलाज शुरू हो पाएगी। इस तरह कहकर वो चले जाते हैं। रमेश स्ट्रेचर पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसे इस हालत में अनामिका कैसे छोड़ के जाए, पर चूंकि वो चाहती थी रमेश को जिंदा रखना, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर सीधा शारदा के पास जाती है। शारदा के घर पे ताला लगा हुआ था। वो दुखी होकर रोते रोते फिर अपने पति के पास लौट आती है। डॉक्टर प्रभाकर के पास आकर विनती करने लगती है। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ, आप उन्हें बचा लीजिए, उनकी इलाज शुरू कीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। वो इस तरह विनती करती है, पर डॉक्टर प्रभाकर सुनते नहीं। वो गुस्से से कहते हैं, इसे सरकारी अस्पताल में ले जाओ। जिनके पास पैसे नहीं होते वो यहाँ नहीं आते। मेरा वक्त जाया मत करो। इस तरह कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अनामिका रोते रोते अपने पति के पास आती है। रमेश की तब तक मौत हो चुकी थी।
वो रमेश के लाश को ले जाकर घर के सामने रखती है। वहाँ एक मचान लगाती है, रमेश के सर के सामने एक दिया जलाती है और वहीं पे बैठ कर रोने लगती है। अगले दिन शारदा के घर में काम करने वाली नौकरानी ने शारदा और प्रसाद को रमेश की मौत की खबर देती है। दोनों पति पत्नी रोते रोते कार से अपने बेटे बहू के घर आते हैं। अपने बेटे के लाश को देखकर दोनों फूट फूट के रोने लगे। अब चूंकि भव्या बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए पिता के पास आकर, पिताजी उठिए, हम खेलेंगे, कितनी देर से आप लेटे हैं, उठिए ना। जब वो इस तरह की बातें करने लगी, उसकी बातें सुन के सभी के आंखें भर आए। फिर समय के साथ साथ रमेश का अंतिम संस्कार किया गया। उसी घर में सभी लोग बैठे हुए थे। रमेश की बेटी भव्या बिल्कुल रमेश की तरह देखने में थी। ये देखकर अनामिका को और रोना आता है। फिर शारदा प्रसाद उसके पास आकर कहते हैं, देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। पिताजी, कल मैं और मेरे पति भव्या को ठेले पे बैठाकर जब हम बात करते हुए घर लौट रहे थे, तभी एक कार अपनी नियंत्रण खो देती है और वो टक्कर मारने वाली होती है। इसी बीच रमेश आ गए हमारी जान बचाने के लिए। जब वो इस तरह से कह ही रही थी, तब शारदा और प्रसाद को याद आता है कि कल रात को उन्होंने ही अपनी गाड़ी की नियंत्रण खोई थी और गाड़ी शारदा चला रही थी। हाय भगवान, ये कैसा घटन घट गया। मैंने खुद अपने बेटे की जान ले ली। कल मैं ही गाड़ी चला रही थी, डर के मारे कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, इसीलिए मैं वहाँ रुकी नहीं और चली गई। तुम्हारे पिताजी की बात अगर नहीं सुन के हम वहीं रुक जाते तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। इस तरह कहकर बहुत दुखी हो जाती है शारदा। अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, चलो घर चलो। जो गलती मैंने की है उसकी सजा मैं ही भुगतूंगी। मैं भव्या की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी और भव्या में ही रमेश को ढूंढूंगी। उस दिन से शारदा अपनी विधवा बहू अनामिका और पोती भव्या, जिसमें वो रमेश को ढूंढती थी, उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक, जल्द नई कहानी लेके हाजिर होंगे। नमस्कार। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहती थी। उनके पति प्रसाद और रमेश उनके घर के सामने में जो खाली जगह थी, वहीं पर कुर्सी, बेंच, सोफा, खिड़की, दरवाजा ये सब बनाकर बेचते थे और जीविका चलाते थे। एक दिन शारदा और प्रसाद ने कोई काम नहीं किया। वो उनके बेटे और बहू जो अस्पताल गए थे, उनका बस इंतजार कर रहे थे। अजी, मुझे तो लग रहा है हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। मुझे भी वही लग रहा है शारदा, मेरे पिताजी लौट आएंगे। अरे नहीं नहीं, मेरी सास लौट आएंगी। इस तरह जब प्रसाद और शारदा में बहस चली रही थी, तभी रमेश और अनामिका खुशी खुशी लौट आते हैं। बहू, जो सोच रहे हैं वही है क्या? हाँ माँ जी, आप दादी और पिताजी दादा बनने वाले हैं। हाल ही में जब तुम छुप छुप के खट्टा आम और इमली खा रही थी, तभी मैं समझ गई थी कि अच्छी खबर सुनने को मिलेगा। जो भी हो, हम बहुत खुश है बहू। ये कोई आम खुशी की बात नहीं है बहू रानी। अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस घर पे आराम करोगी। डॉक्टर ने भी वही कहा पिताजी। अनामिका अभी बहुत कमजोर है। वो ऐसे ही कहते हैं बेटा, इसके लिए परेशान मत हो। बस समय समय पे ठीक से खाना खाओ और जितना काम हो सके उतना ही करो। फिर देख लेना, सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक है शारदा, बहू के लिए कुछ बना दो, वो खा के थोड़ा आराम करेगी, फिर जो काम करना करेगी। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को घर के अंदर ले जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। इस तरह देखते देखते अनामिका के 8 महीने गुजर गए। एक रात घर के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो सभी बहुत परेशान थे ये सोचकर कि उनकी एक भी कुर्सी टेबल बिक नहीं रही है ठीक से। बहू का डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है। हमारे हाथों में पैसे भी नहीं है। चेयर टेबल जो कुछ हम बना रहे हैं वो कोई खरीद नहीं रहा है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर कोई नया सामान ना खरीदे तो भी ठीक है, दिक्कत नहीं। कम से कम पैसे लेकर पुराना सामान ही दे जाए, हम उन्हें बाहर जाके बेच आएंगे। फिर देर किस बात की बेटा, इन्हें जाकर कल ही तुम बेच आओ। हमारे पास ठेला गाड़ी है ना, उसी में ये टेबल चेयर खिड़की रख के हम ठेला लेके घूम घूम के उसे बेचेंगे। ठीक है माँ, वही करता हूँ। इस तरह से सभी लोग जो बेंच पे बैठ के बातचीत कर रहे थे, वो उठ के घर के अंदर चले जाते हैं।
फिर सभी खाते हैं, सास बहू एक बिस्तर पे और बाप बेटा दूसरे बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। प्रसाद को बड़ी बेचैनी थी। वो सो नहीं पाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं और रेडियो चला देते हैं। उसमें खबर आ रही थी। सभी लोग ध्यान से सुने, आज की ताजा खबर। देश में भारी बरसात होने की संभावना है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। जो निचले स्थानों पर रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। सहायता की आवश्यकता पड़ने पर इन नंबरों पर फोन करें। ये खबर सुनते ही शारदा और रमेश उठकर बैठ गए, पर अनामिका तभी भी सो रही थी। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगी और तूफान की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। इसी के साथ तेज बरसात भी शुरू हो गई। जल्दी से प्रसाद, रमेश और शारदा तीनों बाहर जाके लकड़ियों की कुर्सी, बेंच जो कुछ बाहर थे उन्हें घर के अंदर लेकर आए। हवा तेज हो गई, बिजली अचानक से चली गई। शारदा जाके लैंप जलाती है। सभी रेडियो के सामने बैठकर खबर सुनने में लग जाते हैं। सभी डरे हुए थे। तभी अचानक से अनामिका उठ जाती है। माँ, पिताजी, खबर सुन के तो मुझे यही लग रहा है कि भारी बरसात होने वाली है और हम सभी लोग परेशानी में फंसने वाले हैं। हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ, बहू ने बिल्कुल सच कहा। जब तक ये बारिश का पानी हम तक ना आए, हम घर पर ही रहेंगे। पर एक बार अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा। शारदा के कहने पर सभी लोग इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी अचानक से अनामिका को एक तरकीब आती है लकड़ी का बोर्ड बनाने का, और ये बात वो अपने परिवार से कहती है। माँ जी, लकड़ियों से हम 2 नाव बनाएंगे। एक में हम दोनों रहेंगे और दूसरे में पिताजी और आपका बेटा, और इस तरह हम चारों मिलकर अपने परिवार को बचा लेंगे। हाँ जी, बहू ने बिल्कुल सही कहा है। तो चलिए देर ना करके हम लकड़ियों से जल्दी जल्दी एक नाव बना लेते हैं। हाँ शारदा, बार बार ये तूफान की खबर सुन के नींद भी नहीं आ रही है। चलो जल्दी से नाव बना लेते हैं। उसके बाद रमेश और प्रसाद दोनों मिलकर लकड़ी के नाव बनाने में जुट जाते हैं। उन्हें शारदा लकड़ियाँ लाके देने लगती है और अनामिका बिस्तर पे लेटे लेटे खबर सुनने लगती है। घर के बाहर भारी बिजली गर्जन के साथ तूफान। ऐसे ही समय निकलते रहता है। फिर रमेश, प्रसाद और शारदा तीनों मिलके लकड़ी का नाव बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर सभी लोग काम करके थक हार के अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। अनामिका गर्मा गर्म दूध लेकर घर के बाहर आके पीने लगती है। उसी दौरान थोड़ी दूर में उसे अपने तरफ बाढ़ आते हुए दिखता है। वो घबरा जाती है। दूध का ग्लास बाहर फेंक कर वो भागते हुए घर के अंदर आ जाती है। माँ जी, उठिए, बाढ़ आ रही है। पिताजी, अजय सुनते हैं, उठिए ना। घबराते हुए वो सभी को जगाती है। सभी लोग जाग जाते हैं। बाढ़ का पानी घर में घुस गया। अनामिका, शारदा जाके नाव में बैठ गई। उस नाव में चढ़ के वो दोनों एक किनारे तक पहुंच गई। वहाँ कुछ लोग बह रहे थे, मदद मांग रहे थे। ये देखकर शारदा और अनामिका को बहुत तकलीफ होती है। उन्हें तकलीफ में लेकर शारदा, अनामिका उन्हें बचाने जाती है और 2-3 लोगों की जान बचा लेती है। वे लोग अनामिका को हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। आप यहीं पर रहिए, मैं जाकर बाकी लोगों की जान बचाकर ले आती हूँ। जब जा ही रही थी तभी अचानक से अनामिका का लेबर पेन शुरू हो जाता है। अनामिका अब दर्द के मारे तड़पने लगती है। तभी वहाँ की सारी महिलाएं अनामिका को चारों तरफ से घेर लेती है। बेटा रमेश, बहू दर्द नहीं सह पा रही है, हमें अभी डॉक्टर को बुलाना होगा। तुम जाके कहीं से भी डॉक्टर साहब को यहाँ ले आओ। माँ, डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाने से बेहतर है कि हम दूसरे तरफ से सीधा अनामिका को अस्पताल लेके जाए। अगर बाहर से अस्पताल भी बह गया हो तो तुम्हें पता है डॉक्टर साहब कहाँ है? जितना मुझे पता है अस्पताल ऊंचाई में स्थित है। ऐसा कहकर नाव में अनामिका को बैठाकर वो डॉक्टर के पास जाने लगता है। उधर डॉक्टर अनुपमा बाढ़ में बह गई थी और एक पेड़ के टहनी को वो पकड़ी हुई थी। ये देखकर रमेश नाव को उसी तरफ घुमा लेता है और अनुपमा जी को अपने नाव में बैठा लेता है। जब वो नाव को लेकर तीर में जा ही रहा था तब तक अनामिका एक कन्या संतान को जन्म देती है। फिर दोनों को सुरक्षित तरीके से लेकर नदी के किनारे जाने लगा। फिर माँ और बेटी को एक नाव में बैठाकर एक दूसरे नाव से बारिश के पानी में ना भीगे इसलिए ऊपर से ढक दिया। फिर 2 दिन निकल गए और बारिश भी रुक गई। फिर वो सभी लोग उस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।